गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल M97 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ITI प्रवेश परीक्षा 2020। तो ITI प्रवेश परीक्षा जो 2020 में होने वाला है दोस्तों, उसको देखते हुए फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं, जिसमें से टोटल 48 क्वेश्चन बताए हैं। उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बनाना, तभी जाकर के आपको 48 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में कंसेप्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आप एक बार देखिएगा तो आपका कंफर्म है कि ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप डेली चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे बने रहना होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि अगर चैनल पे पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊर्जा का ऊष्मा का मान पूछा है तो वो जल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तीसरा प्रश्न, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव को जब हम सब मिलाएंगे तो ये घटता है। क्या होता है? घटता है। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? कहाँ अधिक समय लगेगा चावल को पकाने में? तो माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा होने के कारण वहाँ पे क्वथनांक की मात्रा क्या होती है? घट जाती है, जिसके कारण चावल पकाने में समय लग सकता है। और आप सभी को बताएं दोस्तों कि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जीके का क्वेश्चन लेकर के आइए, तो हम आप सभी के बीच बहुत जल्दी जीके का क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे न्यू वीडियो के माध्यम से। पाँचवां प्रश्न, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। छठा नंबर प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। सातवां नंबर प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? यानी कि बोल रहा है किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कितना दोस्तों? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोगुना हो जाता है। नौवां नंबर प्रश्न, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? यहाँ बोल रहा है 300 केल्विन के बराबर, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर। 11 नंबर प्रश्न, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। आगे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? किस प्रकार का मौसम ज़्यादा होने पर ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम पर। आप सभी को पता है कि अगर कोहरा वगैरह रहता है तो ठंडा क्या होता है? कम रहता है, लेकिन जैसे ही मतलब बादल वगैरह साफ होता है, यानी कि साफ मौसम रहता है, तो ठंडा ज़्यादा महसूस होता है। 13 नंबर प्रश्न, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। 14 नंबर प्रश्न, प्रसरव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो डाल्टन ने किए थे। 15 प्रश्न, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 प्रश्न, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि विमान वगैरह हवाई जहाज वगैरह का जो अंदर का भाग को सफाई किया जाता है, उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रसरव तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 17वां प्रश्न, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि मनुष्य का जो सुनने की क्षमता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। चलिए
18वां प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? किस में रहेगी? लोहा में। आगे देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? आप सभी को पता है कि कभी कभी दोस्तों कोई अगर बोल रहा है तो कभी कभी मोटा आवाज निकालता है, कभी कभी पतला आवाज, तो यह किस कारण से होता है? तो तारत्व के कारण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना में। चलिए, हवाई जहाज की उड़ान भरना में। 21वां प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया है? तो ध्रुवण प्रक्रिया है। 22वां प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकेंड तक। 23वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण। 24वां प्रश्न, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा होना चाहिए? 56 फीट। कितना दोस्तों? 56 फीट बोला गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पे। 26वां प्रश्न है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? आप सभी को देखते ही होंगे दोस्तों कि अगर स्टेशन पे है तो गाड़ी अगर आ रही है तो हॉर्न जब देता है तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है उससे वैसे क्या होता है, ध्वनि का जो मतलब हॉर्न का आवाज़ है तेज होता है। किस कारण से? तो डॉपलर के प्रभाव के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। कौन सा तरंग है? अवरक्त तरंग। आगे देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग में हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 332 × 2 कर देना। कितना? 332 × 2, तो यहाँ आ जाएगा 466, यानी कि 664 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देख लेते हैं। 29वां प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होगी? किस में अधिक होगी? लोहा में। चलिए आगे देख लेते हैं। 30वां प्रश्न, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। 31वां प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? किसमें नहीं कर सकती? तो ध्वनि। 32वां प्रश्न है आपका, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगे की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। 33वां प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। चलिए आगे देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हाइगेंस के द्वारा किया गया था। 35वां प्रश्न है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? किसके कारण पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के कारण पुष्टि होती है। आगे देख लेते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप किसने खोज की? तो मैक्सवेल ने। चलिए आगे देख लेते हैं। 37वां प्रश्न, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का क्या होता है? विवर्तन होता है। सबसे पहले किसने बताए थे? तो ग्रेमाल्डी। कौन किए थे? ग्रेमाल्डी। आगे देख लेते हैं। 38वां प्रश्न है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी घटना दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण। चलिए आगे देख लेते हैं। 39वां प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? किसमें पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत में पुष्टि करता है। आगे देख लेते हैं। 40वां प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 1 सेकेंड लगता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 41वां प्रश्न है, सूर्य की रोशनी में पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी में पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट
16.6 सेकेंड। यहाँ चंद्रमा से पृथ्वी में आने के लिए बोला गया है, यहाँ सूरज की रोशनी आने के लिए बोला गया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 42वां प्रश्न है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की ध्वनि कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पावर है दोस्तों, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देख लेते हैं। 43वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, जिसको क्या कहते हैं? कोरोना। चलिए आगे देख लेते हैं। 44वां प्रश्न है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? किस कारण उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। 45वां प्रश्न है, पानी में डूबी हुई एक छड़ किस सिद्धांत के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे देख लेते हैं। 46वां प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। 47वां प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आपका 48वां प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? विक्षेपण कहे तो फैलाव, फैलाव सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो बैंगनी कलर का, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायलेट। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।